दोस्तों हम आपके बीच में आज ज्योग्राफी के सेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पिछला वीडियो भी मेरा ज्योग्राफी से रिलेटेड था। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछला वीडियो मेरा था इस्पात उद्योग से संबंधित और स्टील इंडस्ट्री में मैंने ये बताया था कि कौन सी भारत की कंपनियां किस देश के सहयोग से चल रही हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। भारत इस समय स्टील उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक जब हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो लग रहा है वो खनिज संपदा लग रहा है, खनिज संसाधन लग रहा है। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम खनिज संसाधन को आगे लेकर बढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं कि पिछले परीक्षाओं में खनिज से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और यह प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि इसकी करंट भी पहलू होती है और इसकी ऐतिहासिक पहलू होती है। तो दोस्तों आज हम दोनों को लगभग मिक्सअप करके प्रारंभ करना चाहेंगे। हालांकि कई वीडियो हमारे खनिज पर बनेंगे लेकिन सर्वाधिक बेहतर वीडियो हमारे ही यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हम दोनों कंटेंट को अर्थात वर्तमान और ऐतिहासिक दोनों कंटेंट को लेकर चलने का काम करते हैं। दोस्तों अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा जाता है, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। दोस्तों भारत भी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के हिस्से में पड़ता है और भारत एकमात्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है जिस देश के पास गोंडवाना लैंड की भी भूभाग है और अंगारा लैंड की भी भूभाग है। वैसे सामान्य तौर पर गोंडवाना लैंड में अधिक खनिज पाए जाने की बात की जाती है, ज्यादा मात्रा खनिजों की है जो गोंडवाना लैंड में प्राप्त होती है और हमारा जो दक्षिण का भारत है, दक्षिण का भूभाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों खनिज किसे कहते हैं पहले ये जान ले। तो खनिज दोस्तों जब हम जमीन को खोद कर कोई तत्व निकालते हैं तो हम उसे खनिज कहते हैं। ध्यान देंगे, जब जमीन की खुदाई के बाद हम कोई तत्व प्राप्त करते हैं तो उसे हम सामान्य तौर पर खनिज कहते हैं। यह भी जान लीजिए। खनिज कई प्रकार के होते हैं, भारत में भी लगभग सभी प्रकार की खनिजें पाई भी जाती है। हम भारत के दृष्टिकोण से पहले थोड़ा सा भौगोलिक और ऐतिहासिक तथा इकोनॉमिकल पहलू को रखते हुए आपके बीच में बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा चार्ट आपके सामने है और इस चार्ट में मैंने अलग अलग खनिजों को अलग अलग रूपों में दर्शा रखा है, लेकिन खनिज पे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको बताना जरूरी है। तो मैं बता दूं कि भारत एक भूगर्भिक चट्टानों के दृढ़ भूखंडों का देश है जिसमें खनिजों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और भारत में लगभग 50 ऐसे क्षेत्र हैं जो खनिज बहुलता के क्षेत्र हैं, जबकि 400 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां से खनिज उत्पादित किया जाता है या खनिज प्राप्त किया जाता है। यह वर्तमान पहलू मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों भारत की जीडीपी में भारत के खनिजों की जो हिस्सेदारी है वो 2.4% के बराबर है, लगभग 2.5% के बराबर है। अगर इसी तरह से हम याद करने के लिए मैं बता दूं कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.4 के बराबर है। यानी जो विश्व में जितने भूभाग हैं उसमें से भारत के पास जो भूभाग हैं वो 2.4% के हैं और भारत की जीडीपी में जितने चीजों का योगदान है उसमें भारत के खनिजों का योगदान भी 2.4% के बराबर है। दोस्तों यह बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम जो 50 क्षेत्र बता रहे हैं उसमें छोटा नागपुर के पठार को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हम मानेंगे क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में सैकड़ों प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। छोटा नागपुर के पठार का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कुछ हद तक बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत के खनिजों का घर कहा जाता है। हालांकि मैं सभी खनिज उत्पादित क्षेत्रों की चर्चा करूंगा जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं या जाने की संभावना है, यह हम आगे के वीडियो में लगातार लेकर आएंगे। लेकिन बस ये आप जान लें कि हमारे जो खनिज उत्पादक राज्य हैं उसमें योगदान के दृष्टिकोण से जिस राज्य का सबसे अधिक योगदान है उसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। जबकि खनिजों के मूल्य के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर हो जाता है और उड़ीसा दूसरे स्थान पर हो जाता है। अर्थात योगदान और मूल्य में विपरीत का संबंध है, जहां मूल्य में राजस्थान पहले स्थान पर आ रहा है वहीं योगदान में उड़ीसा पहले स्थान पर आ रहा है। दोस्तों अगर हम अधिक मूल्य वाले खनिजों की बात करें तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें तरल एवं गैसीय खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
और अगर योगदान की बात करें कि किस खनिजों की योगदान सबसे अधिक है, तो कोयले का योगदान हमारे सभी खनिजों में सर्वाधिक है। 30% के साथ कोयला प्रथम स्थान पे और 24 से 25% के साथ पेट्रोलियम पहले स्थान पे है। तो इसे भी आप जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रूप से समझ पा रहे होंगे। और यह कि सर्वाधिक खनिजों में जो भारत की सर्वाधिक मात्रा है वो कोयले की है। दोस्तों, अगर इसी प्रकार से हम बात करें कि भारत दुनिया में क्या पोजीशन रखता है, तो मैं बता दूं कि खनिज उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का टॉप 10 में शामिल है और अच्छा माना जाएगा कि भारत की स्थिति यह है। भारत में हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आज की जो क्लासेस है दोस्तों, वो ये बताने के लिए है कि हमारे खनिजों को किस रूप में बांटा गया है और क्यों ऐसे ही बांटा गया है। तो हम वन बाय वन करके आपके बीच में यह चीज रखने का प्रयास करूंगा। पहले हम धात्विक खनिज से प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, धात्विक खनिज किसे कहते हैं पहले वो जान ले कि जिस खनिज में लोहांश की मात्रा अधिक हो या उसे पिघलाने पर लोहांश निकलता हो, अर्थात जिसमें लोहांश की मात्रा अधिक हो तथा पीटने पर टूटने के बजाय फैलता ज्यादा हो, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि जिस खनिज में लोहांश की मात्रा अधिक हो और पीटने पर टूटने के बजाय फैलता ज्यादा हो, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आता है? लोहा आता है, मैग्नीज आता है, निकेल आता है, कोबाल्ट आता है, टंगस्टन है, तांबा है, जास्ता है, बॉक्साइड है, सोना है और चांदी है। इससे भी ज्यादा मात्रा है, मैं महत्वपूर्ण रूप से इसको रख पाया हूं। और इसमें भी जो दो प्रकार हैं, हालांकि ये धात्विक में दो प्रकार आते हैं, एक आता है लौहांश आधारित, एक अलोहांश आधारित। जब लोहांश आधारित धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो ऊपर के जो चारों है वो लोहांश आधारित धातु है और नीचे के जो बाकी हैं अलोहांश आधारित धात्विक खनिज है। इसमें भी एक बंटवारा आता है, आपको मैं यहां बता दूं कि चारों लोहांश हैं और नीचे के सभी अलोहांश आधारित हैं। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अधात्विक खनिज चल रहा हूं। तो अधात्विक खनिज पहले किसे कहते हैं वो जान लें। अधात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहांश की मात्रा कम पाई जाती है और पीटने पर फैलने के बजाय टूट जाती हो, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभ्रक है, एस्बेस्टस है, नमक है, जिप्सम है, हीरा है, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट और सिलेमैनाइट, ये सभी जो है अधात्विक खनिज कहे जाते हैं। दोस्तों, जैसे संगमरमर हुआ, पत्थर हुआ, इनको पीटेंगे तो टूट जाएंगे, इनमें फैलाव नहीं होता है, इनमें तन्यता नहीं होती है, इसलिए इसे अधात्विक खनिज कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि हीरा, अभ्रक, नमक, संगमरमर इत्यादि पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ये धात्विक हैं कि अधात्विक हैं, इसमें भी तुलनात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करें तीसरे स्थान पर, तो जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म खनिज ईंधन की बात हो रही है। दोस्तों, जीवाश्म खनिज ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उसमें मैं बता दूं कि पहले जीवाश्म खनिज ईंधन क्या होता है वो जान लीजिए। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहते हैं या उस खनिज को कहते हैं जो कभी जीव जंतु के रूप में, पादपों के रूप में हजारों वर्ष पहले से जमीन में दबे हुए पड़े हुए हैं, रासायनिक विधि द्वारा उनमें परिवर्तन हो गया है, तो वही परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनते हैं। दोस्तों, मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जो धरती के भीतर चाहे भूकंप से, चाहे जमीन धंसने से, चाहे भूस्खलन से, जिस भी कारण से जीव जंतु पादप इत्यादि जमीन में दब गए हों, हजारों वर्षों तक दबे रह गए हों, उनसे जो हम ईंधन प्राप्त करते हैं रासायनिक विधि द्वारा, तो उसे हम सामान्य तौर पर जीवाश्म ईंधन कहते हैं या जीवाश्म खनिज कहते हैं। इस जीवाश्म खनिज के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है और प्राकृतिक गैस है। ये सभी हम लोग जीवाश्म ईंधन के रूप में देखते हैं। इनमें इनका जो है कि जीवाश्म स्वरूप है, जीवों से बना हुआ स्वरूप है। हालांकि इनकी धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी मात्रा घटती जा रही है, इसमें कमी आती जा रही है, जो मानव जाति के लिए एक संकट का भी विषय है। इसलिए मानव जाति अपने इसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों की जो मात्रा है वो तेजी से घट रही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अणुशक्ति के खनिज क्या होते हैं। तो पहले अणुशक्ति खनिज जान लीजिए कि जिस भी खनिज में
आणविक शक्ति पाई जाती है, भारी मात्रा में ऊर्जा पाया जाता है, उसे हम अणुशक्ति के खनिज कहते हैं। दोस्तों ऐसे खनिजों में भारी मात्रा में ऊर्जा पाया जाता है, जैसे यूरेनियम भारी मात्रा में ऊर्जा पाया जाने वाला एक खनिज है, थोरियम भारी मात्रा में ऊर्जा पाया जाने वाला खनिज है। तो इस प्रकार के खनिजों में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है और मानव अपनी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इसका खूब उपयोग करता है और बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति करता है। जैसा कि आप जान सकते हैं यूरेनियम से परमाणु बम भी बनाए जाते हैं, जो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है, लेकिन वह मानव जाति के लिए विनाशक होता है। इसलिए सीधे उसका उपयोग हम जो है कि परमाणु बम का उपयोग हम ऊर्जा की प्राप्ति में नहीं करते हैं, बल्कि परमाणु आधारित रिएक्टरों की स्थापना करते हैं, जिससे हम बिजली की प्राप्ति करते हैं या ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आता है? यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, सुरमा, ग्रेफाइट इत्यादि आते हैं। दोस्तों इसमें एक और मैं आपको बात जोड़ दूं कि भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसमें से कौन सी है? इसमें से कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, प्राकृतिक गैसों की हिस्सेदारी 70% से ऊपर है दोस्तों भारत की, और ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर 10-11% के साथ धात्विक दूसरे स्थान पर है, और तीसरा स्थान पर है अधात्विक, चौथे स्थान पर है आपके अणुशक्ति के खनिज। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी आपको बता देना जरूरी है कि भारत में किस प्रकार के खनिजों की सर्वाधिक प्रसिद्धता है। तो आप जीवाश्म ईंधन के खनिज को दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर धात्विक है, तीसरे नंबर पर धात्विक है, और चौथे नंबर पर अणुशक्ति खनिज है। आप सबको मालूम होगा कि भारत में यूरेनियम की कमी पाई जाती है, लेकिन थोरियम की अधिकता पाई जाती है। हालांकि मैं सबको अलग से 1 by 1 खनिजों को पढ़ाऊंगा, जो अपनी वीडियो में लगातार आगे आपके बीच में पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि इसके संबंध ये तो मैं बताया कि कौन कौन से धात्विक, अधात्विक और इत्यादि खनिज आते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है, ये किस राज्य में पाए जाते हैं, इनकी उत्पादन क्षमता कहाँ होती है, इनका जो है कि भंडारण क्षमता कहाँ पे है, ये सारी बातें आपको आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। खनिजों पर करंट से लेकर भौगोलिक, ऐतिहासिक तीनों पृष्ठभूमि को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। अगर हमारे नए व्यूअर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारे पिछले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि हम कितनी गंभीरता से क्लासेस को ले रहे हैं और कितनी बेहतर कंटेंट को आपके बीच में लेकर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अगर आप अच्छा मान रहे हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, हमें लाइक करिएगा। दोस्तों हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।